जय हिंद बच्चों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स के उन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अगर इन प्रश्नों को आप लोग सही से करके जाते हैं तो निश्चित एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें उन सभी प्रश्नों को मैंने संग्रहित किया है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसका डिस्कशन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और सरल भाषा में इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है, सटीक प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार की और वीडियो आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके बच्चों। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो मैथ से काफी डरे होते हैं, क्योंकि मैथ जो होता है उनको कमजोर मानते हैं। ठीक है, लेकिन मैथ जो है बच्चा, ठीक है, ये आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मैथ से डरिए मत। तो देखिए मैथ को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। बेटा कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। आप यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया है पूर्ण संख्या। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जब प्राकृत संख्या से पहले शून्य लगा दिया जाता है तो इस प्रकार जो संख्या बनती है उन संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा बेटा। तो जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे छोटी क्या होगी, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे बेटा कि सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो दो से डिवाइड हो जाती है पूरी तरह से उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या की अगर हम बात करें तो बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 1 होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो 1 3 5, ठीक है, 7 9 11। एक आपसे पूछ लिया जाता है बेटा भाज्य संख्या, याद रखो भाज्य संख्या। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा मैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो बेटा। कहने का अर्थ है कि वो एक के अलावे, ठीक है, एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर जैसे अगर हम लोग 4 बात करें तो 1 से तो कट रहा है बेटा, 2 से भी कट रहा है और स्वयं 4 से भी कट रहा है। इनका गुणनखंड अगर कितनी बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 है, टोटल 3 गुणनखंड है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो 4 है वो क्या है, तो ये भाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है, यानी एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, जैसे 3। तो बेटा 3 क्या है, 1 और 3 से कटेगा ना, तो इनका गुणनखंड 2 ही हो रहा है, मतलब ये जो है एक अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अगर हम लोग बात करें बेटा, ठीक है, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है बेटा, याद रखिएगा 4 है। ठीक है, चलिए, एक होता है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य अभाज्य संख्या। तो बेटा समझिए सअभाज्य संख्या क्या होती है। तो दो संख्याओं का ऐसा योग जिनमें एक के अलावा कोई भी निश्चित गुणनखंड ना हो तो उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 4। तो 3 और 4 में से क्या दोनों में कॉमन जाएगा, तो कहोगे सर 3 और 4 में से सिर्फ एक ही दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि एक के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा, तो ये सअभाज्य संख्या होगा। अगला कह रहा है 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। अब बेटा देखिए 5 का जो व्युत्क्रम है वो क्या हो जाएगा। तो बेटा 5 का जो व्युत्क्रम होगा क्या होगा, 1 बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहे 19 का वर्ग का क्या होगा, यानी 19 का वर्ग का क्या होगा, यानी बेटा 19 का अगर वर्ग करोगे तो क्या होगा, 19 का अगर वर्ग करोगे तो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा जो भी होगा, ठीक है, लास्ट में क्या होगा 9 9 81, यानी लास्ट में 1 होगा। अब समझिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 4, तो ये तो नहीं होगा। तो 19 19 के कितना होता है बेटा, तो आप लोग को पता है 361 होता है। ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है, 361 है, नहीं तो अगर बात आप लोग 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहे 900 का वर्गमूल क्या होगा। अब बेटा अगर 900 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा। अब समझिए 900 का मतलब इतना नहीं करना है, 9 देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यहाँ पे डबल जीरो है ना बेटा, तो एक जीरो यहाँ पे दीजिए, क्या हो जाएगा 30। ठीक है, इतना लंबा आप लोग नहीं करना है। कह रहे 11 का घन कितना होता है। घन का मतलब क्या होता है, तो 11 का घन का मतलब है बेटा कि 11 11 11 3 बार गुना करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 31 होता है। ठीक है, तो कहाँ पे है देख लीजिए 13 31, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 बटे 27 का घनमूल क्या होगा।
किसका पूछ रहा है बेटा? तो 8/27, समझिए 8/27 इनका घनमूल। तो 8 का घनमूल क्या होता है? 2। 27 का घनमूल क्या होता है? 3। तो क्या हो जाएगा आंसर? 2/3। 5 क्यू का सही मान क्या होगा? यानी कह रहा है 5 3। तो बेटा इसका मतलब 5 × 5 × 5 3 बार गुना करना, क्या होगा? 5 × 5 = 25, 25 125, ठीक है, यानी 125 का सही उत्तर हो जाएगा। x⁻0 का मान क्या होता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा घात घातांक में, a⁻0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है, क्या होता है? 1 होता है। तो x⁻0 का वैल्यू क्या होगा? 1। एक संख्या ab का विस्तृत रूप क्या है? आप समझिए एक संख्या ab, जैसे मान लो ये ab का मतलब 24 है, ठीक है, तो 24 में क्या होता है? तो कहेंगे सर 24 कैसे है? 20 + 4 है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? अब 3 से विभाज्यता का नियम आप लोग को याद है, ठीक है। अगर इन संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो निश्चित हम लोग कहेंगे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से विभाज्यता का नियम आप लोग को पता है ना बेटा, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ये संख्या 2 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? कि इनकी संख्या का योग जो है 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 और 1 3, 0, ये भी कट रहा है। 2 2 4 और 1 5, ये नहीं कट रहा है। 9 10 11, ये नहीं कट रहा है। 5 2 7 और 1 8, ये भी नहीं, मतलब 120 जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। निम्न से एक पदी व्यंजक है, आप समझिए बेटा, आप लोगों ने व्यंजक पढ़ा होगा, तो एक पदी वाला जिसमें एक पद हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2xy दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? तो एक पदी है। ये क्या है? एक पदी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहे -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है? यानी -2xy का जो संख्यात्मक गुणांक है वो क्या है? तो किससे गुना हुआ है बेटा? -2 से गुना हुआ है, ठीक है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? -2। एनी प्रॉब्लम? जी नहीं। चलिए, कह रहे a² - 2ab + b² का गुणनखंड क्या होगा? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, a² - 2ab + b², इसका मतलब होता है, ठीक है, क्या होता है? तो a - b का होल स्क्वायर, मतलब इसको दो बार आप लोग तोड़ सकते हैं, a - b और फिर a - b। तो कहाँ पे है बेटा? देखिए ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा? समझिए बेटा इसको, तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, कहोगे सर a² - b², ठीक है, अब तो a² - b², तो इसका फार्मूला क्या होता है? a + b इन फिर a - b, ठीक है, a + b a माइनस, तो कहोगे सर x² - 9, तो x² रखेंगे, 9 है, ठीक है, तो कहोगे सर तो b² तो नहीं है, तो 9 है, तो बेटा क्या इसको हम लोग 3 का स्क्वायर नहीं कर सकते? कर ही तो सकते हैं। तो ये हो गया a², ये हो गया b², तो क्या हो जाएगा? x + 3 और x - 3। कहाँ पे है? देखिए x + 3 x - 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 15 की हम लोग बात करें, कह रहा है 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा? अब देखिए इसमें चर कौन कौन है और अचर कौन है। तो बेटा यहाँ पे 3x, ये +2 जो है अचर है, यहाँ भी एक अचर है 5, तो इसको इस साइड ले जाएंगे बेटा। तो 3x बराबर क्या होगा? 5, ये प्लस में जाएगा तो इधर क्या होगा? माइनस में। तो 3x बराबर क्या होगा? 3, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? तो 1। बेटा ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक क्या होगा? देखिए कितनी इजी प्रश्न पर इसको पूछा गया है, ठीक है। अब बेटा देखिए इसको हम लोग हल नहीं करेंगे, ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब 3 लगातार पूर्णांक, अब जो भी है लगातार है, देखिए 15 16 17 भी तो लगातार ही है। चलिए अब इसको हम लोग जोड़ के देखेंगे कि 51 होना चाहिए, लास्ट देखेंगे कि इकाई अंक 1 होना चाहिए। इकाई अंक क्या है बेटा? तो इकाई अंक 1 है, क्या है? 1 है। तो जोड़िए इनमें से, देखिए किनका जोड़ने पर 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 7 6 13, 13 5 क्या हो जाएगा? 18, मतलब ये नहीं होगा। 8 7 15, 15 6 21, ठीक है, मैंने लास्ट में क्या आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 40 का कितना प्रतिशत 16? आप लोग प्रतिशत पढ़े होंगे ना बेटा, तो 40 का अगर 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद पूर्णतः 4 है, ठीक है, तो 16 कितना प्रतिशत है? तो इसे 4 से गुना कर देने की 40% हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? हाँ, तो इसको दूसरे मेथड से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ऑप्शन से हम लोग करते हैं। 40 का 20% निकालते तो 8 होता है, तो यहाँ पे 16 चाहिए, नहीं होगा ये। इसका 30% निकालते बेटा क्या होगा? 40 4 दिया 12, मतलब ये भी नहीं होगा, इसका निकालते तो हो जाएगा, ठीक है। 50 आमों के एक समूह में से 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो पके आम कितने हैं? आप समझिए टोटल आम कितने हैं? तो 50 है, उनमें से 60% जो है आम पके हुए हैं, ठीक है, यानी कि बेटा 60%।
तो 10% क्या हो जाएगा 5। तो 60% की बात करेंगे तो कितने आम पके हुए हैं 30%। ठीक है, तो 30 आम पके हुए हैं, कोई दिक्कत? चलिए, अगर नहीं पका हुआ पूछता तो कितना होता? तो 20%, यानी कि 20 आम हो जाता, क्योंकि टोटल आम की संख्या कितने हैं? तो 50 है। अगला प्रश्न अगर आपसे हम पूछे, कह रहे यदि x बराबर 1 y बराबर -2 है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? समझिए बच्चों, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे? x का वैल्यू दे रखा है आपको कितना 1, y का वैल्यू कितना दिया -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के वैल्यू कितना है? तो 1, तो बेटा 1 का स्क्वायर करो। y का वैल्यू कितना है? तो y की जगह -2 है, तो बेटा -2 का होल स्क्वायर करो। तो 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4, 4 और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5। तो आंसर आप लोगों को पता चल गया है ना, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? मतलब बेटा समझिए, 7 के घन मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो आप इसमें, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो क्या होगा लास्ट में जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 7 से क्या हो जाएगा बेटा 49, 49 को अगर 7 से करेंगे तो 7 9 63, लास्ट में क्या हो रहा है 3। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है। ठीक है, अंकित मूल्य जिसको मैं एमआरपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इस पर 10% बट्टा देता है। बेटा बट्टा मतलब नहीं समझ में आ रहा है, चलिए मैं समझा रहा हूँ। बट्टा का मतलब आप लोग डिस्काउंट, आप लोग जाते हैं ना कोई भी सामान खरीदने के लिए तो कहते हो दुकानदार साहब से भैया कुछ डिस्काउंट नहीं दोगे? कहते नहीं नहीं मैं दे रहा हूँ ना। तो वो कहते कि ठीक है बहन आप ले लीजिए हमसे 10% डिस्काउंट। हाँ तो कहते भैया ठीक है मैं 15% आपको डिस्काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? तो बट्टा होता है। तो एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? तो 2000 है, बट्टा दे रहा है आपका 10%, डिस्काउंट दे रहा है आपको 200 रुपया। क्यों? क्योंकि 2000 का अगर 10% निकालोगे तो कितना होगा? 200 ही ना होगा। चलिए, तो बोल रहा है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बच्चा समझिए 2000 तो वो बोला, लेकिन डिस्काउंट दे दिया हमको 200 रुपया, तो बेच रहा है कितने में? तो 1800 में ही ना बेच रहा है ना। चलिए, 75 पैसे का 2 रुपये का अनुपात क्या होगा? अब समझिए बेटा 75 पैसा, 75 पैसा यहाँ पे 2 रुपया है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि 100 रुपया सॉरी 100 पैसा में से क्या होता है? 1 रुपया होता है। तो 2 रुपया है तो यहाँ पे 200 पैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 25 दिया 75। ठीक है, अब 25 अठी 200, यानी 3:8। बेटा कहाँ पे है? देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। दो परिमेय संख्या, आप समझिए बेटा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या होगा? पूर्णांक होगा, और क्यू नहीं होगा 0 के इक्वल। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच बेटा याद रखना हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, निम्न में से कौन पाइथागोरस तीर्थ है? पाइथागोरस तीर्थ का मतलब क्या है समझिए, तो किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, जो इनकी सबसे बड़ी भुजा होती है उस शीर्ष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के इक्वल होता है, ये पाइथागोरस ने बताया था। तो बेटा याद रखिएगा कौन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 6 8 10। ठीक है, आप लोग एक ट्रिक चलता है 2 3 5। ठीक है, सॉरी 3 4 5, 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें एमआरपी लिखा हुआ है 450, लेकिन वो बेच दे रहा है 360 में। तो बेटा देखिए डिस्काउंट ही दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है? तो कहने का अर्थ है 450, जैसे आप कहीं दुकान गए कोई सामान लेने के लिए, ठीक है, कुकर लेने के लिए, तो लड़कियों का आदत है बेटा मोलाई करना, तो बोला भाई कुछ डिस्काउंट नहीं दोगे? बोले ठीक है मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो क्या किया कि 450 की जो वस्तुएं थी उसको बोला कि ठीक है मैं आपके लिए 350 में दे दूंगा। बोले ठीक है, तो जो लेडीज थी वो खुश हो गई। अब बेटा समझिए कि उसको डिस्काउंट कितना मिला, तो 450 था, उसको मिल कितने में रही है? तो 360 में। समझिए जीरो में जीरो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 15 में 6 जाएगा तो 90। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेटा 90 रुपये का वो उसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। यदि 16 पेंसिल का मूल्य बेटा 64 रुपये, समझिए 16 पेंसिल का मूल्य 64, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 4 रुपया, कोई दिक्कत? तो 144 में कितने पेंसिल मिलेंगे? तो 144 को 4 से डिवाइड करो बेटा, तो 4 तिया 12 बचा 2 24। ठीक है, 4 छके 24, यानी 36 पेंसिल मिल जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में कर रहा है। अब समझिए 45 व्यक्ति जब मिल रहा है तो ये किसी काम को जो है 13 दिन में पूरा कर दे। अगर एक व्यक्ति काम करे तो बेटा एक एक नियम नहीं लगाओगे, ठीक है, कि इसको डिवाइड कर दे। 45 व्यक्ति जब मिला तब किसी काम को 13 दिन में कर रहा है, तो बेटा समझिए थोड़ा दिमाग लगाइए, तो अगर इसी काम को एक व्यक्ति करे तो क्या उससे कम दिन लगेगा कि अधिक दिन लगेगा? कहोगे सर इससे अधिक दिन लगेगा। तो क्या एक व्यक्ति अगर इसको करना चाहे तो 45 इंटू 13 दिन लगेगा। ठीक है, तो 39 व्यक्ति अगर करे इसको तो कितने दिन में लगेगा? तो 13 तिया 39, 15 से काट दीजिए, यानी कि 15 दिन में इसको खलास कर देगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होगा।
वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? अब समझिए बेटा, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री। कहीं पे दिया होगा, देखिए 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब समझिए बेटा, इसको हम लोग कहेंगे पी, जो मूलधन होता है। 5% की वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट जो ले रहा है वो 5% ले रहा है, कितने वर्षों के ले रहा है? समय 2 वर्ष के लिए। तो बेटा आप समझिए, एक वर्ष में 5% ले रहा है तो 2 वर्ष में कितना लेगा? 10%। ठीक है, तो 500 का 10% हमने पढ़ाया निकालने के लिए, कितना हो जाएगा? 50। तो बिना कलम लगाए आप लोग बना सकते हो। ठीक है, वैसे का इसका सूत्र जो होता है एसआई बराबर होता है बेटा पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। पी बराबर यहाँ पे 500 है, टी बराबर कितना है? तो 2 वर्ष से, आर बराबर 5%। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है? अब निम्नलिखित में से कौन है बेटा जो 2D आकृति है? यहाँ पे घना आयत दिख रहे हो। ठीक है, आयत जो है ये 2D है। ठीक है, अगला है, कह रहे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो बेटा अब रखिए, एक समचतुर्भुज, ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2, ठीक है, d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो 24 इंटू क्या हो जाएगा? 10/2, यानी 12 है 120। बेटा कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको। अगला प्रश्न जो आपके पास में है, कह रहा है यदि किसी समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दोनों की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2 इंटू क्या होता है बेटा? b1 प्लस b2 इंटू एच। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ठीक है, b1 कितना है? तो 6 प्लस 8 यानी कि 14, 14 इंटू 5, यानी कि इसको काट दिए बेटा 7 बार में, 7 × 5 = 35। कहीं पे दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अब समझिए बेटा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे बात करें तो होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। अगर घन के आयतन की बात करें तो होता है a³। ठीक, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, उसका बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, कहोगे सर 2πRh। तो 2 22/7, आर कितना है? ठीक है, तो आर कितना है? ठीक है, देखिए आर जो है 14 है, एच कितना है? तो 10, 7 दूना 14। ठीक है, 22 दूना, ठीक है 22 दूना 44, 44 दूना 88। ठीक है, तो 88 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि घन की भुजा 8 सेंटीमीटर तो इसका आयतन क्या होगा? बेटा घन की भुजा अगर ये हम लोग को पता है कितना है? 8 है, तो इनका आयतन, आयतन मतलब क्या होता है? a³, यानी 8 का क्यूब कीजिए, 8 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा? 512 सेंटीमीटर क्यूब। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 और 10, तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन क्या होता है बेटा? πr²h। ठीक है, तो पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है? तो कहोगे सर 7 स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, एच कितना है? तो 10। ये 7 7 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 7 कितना होगा? 154। ठीक है, 1540 कहीं दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा? तो आप लोग पढ़ रखे हैं, घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई कितना बेटा? तो 6, ऊंचाई 3 और ऊंचाई कितना है? 2। लंबाई 6, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2। 6 या 18, 18 दोनों क्या हो जाएगा? 36। कहाँ पे देखिए 36 मीटर क्यूब। घन में कुल कितने किनारे होते हैं? तो घन में कुल कितने किनारे होते हैं बेटा? तो टोटल घन में जो होता है कितने किनारे होते हैं? आप लोग को हमने कई बार पढ़ाया है। ठीक है, कितने होते हैं? जल्दी बोलिए। बेटा जो घन होते हैं उनमें कुल 12 किनारे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितने होते हैं? 12 किनारे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? कह रहा है 4 का मिलान चिन्ह ज्ञात करा। बेटा समझे 4 का मिलान चिन्ह, तो 4 का क्या होगा? ठीक है, 4 का मिलान चिन्ह। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये रोमन है बेटा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतर 30 चाल का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह किससे निकालते हैं? इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा, तो दोनों को क्या करना? जोड़ देना है। तो 30 + 40, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटा। तो 40 30 क्या हो जाएगा? 70, 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, कह रहे वर्ग अंतराल 20 30 की वर्ग माप क्या होगा? अब समझे वर्ग माप होता है ये दोनों में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा यहाँ पे 30 है बेटा और निम्न सीमा क्या है? तो 20 है।
तो अगर 30 में से 20 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, घटा देते हो, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। आंकड़े के सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे को अंतर को हम लोग परिसर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। वृत्त आरेख का दूसरा नाम क्या है? अब वृत्त जो आरेख होता है, इनको दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है बेटा पाई चार्ट। दो सिक्के को एक साथ उछालने पर हमें कुल कितना परिणाम मिलता है? दो से सिक्के को जब एक साथ हम लोग उछालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आप समझिए। हो सकता है बेटा ये दोनों सिक्का जो है हेड हेड होगा, या तो फिर दोनों सिक्का जो होगा वो टेल होगा, या तो एक सिक्का हेड होगा, दूसरा सिक्का क्या होगा? टेल होगा, या तो एक सिक्का टेल होगा, दूसरा सिक्का हेड होगा। टोटल 4 परिणाम आएंगे। ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है उसके सतह पर एक सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? आप सुनिए, आप लोगों ने लूडो खेला खूब, ठीक है, तो लूडो में देखेंगे कौन कौन सी संख्या अंकित होती है बेटा? कहोगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इनमें से देखिए कौन सी सम संख्या? 2 और 4 और 6। तो सम संख्याओं की टोटल नंबर कितने होंगे? तो 3। तो इनकी प्रायिकता अगर बात करें बेटा, तो प्रायिकता क्या होता है? तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 6। 3 एक 3, 3 दूना 6, तो क्या होगा? 1/2। एक थैले में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंदें। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद आदिच्छा निकाल दी जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता की गेंद पीली होगी? आप समझिए, नीली गेंद कितने हैं? 2, हरी कितने हैं? 2, और काली कितना है बेटा? 5। तो टोटल कितने गेंद हो जाएंगे? तो टोटल गेंद की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 2 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। ठीक, तो कह रहा है कि इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, इनकी क्या प्रायिकता होगा कि पीली? पीली गेंद तो है ही नहीं बेटा, तो क्या हो जाएगा? 0/11 यानी कि 0। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? अब जो मूल बिंदु होता है देखिए, ठीक है, ये मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे 0 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बिंदु -3 और -4। अब तुरंत खींचिए इसको, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय, इसको चौथा। इसमें देखिए x का मान भी धनात्मक होता है और y का मान भी धनात्मक, नहीं इसमें दोनों जो होगा प्लस में होगा। इसमें x का माइनस और y का क्या होगा? प्लस में। इसमें दोनों x और y का जो होता है माइनस में होता है, इसमें x का प्लस और y का माइनस। कह रहे हैं यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है, किसमें हो जाएगा बेटा? तृतीय में। आप समझिए, यहाँ पे कह रहा है बिंदु 2 और -5 का कोटि क्या होगा? ठीक है, अब समझिए जो x यहाँ पे 2 3 है, ठीक है, तो जो x होता है बेटा इसको हम लोग भुज कहते हैं। ठीक है, जो y होता है इसको कोटि कहते हैं। -5 जो होगा यहाँ पे कोटि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 50 प्रश्नों को देखें। ठीक है, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा बच्चों। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो वो देख सके और उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है बच्चों, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।